हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इस पर स्टडी पे मुस्कुराते हुए आपका वेलकम करता हूं। तो चलिए आज हम इसी स्माइल को बरकरार रखते हुए आज नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हमने फिजिक्स फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर लास्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, उसी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं सबको कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है। इस चैप्टर में ज़्यादा तो खास नहीं है, बट जो जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैंने निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत की है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा लिखनी है तथा इनके गुण क्या होते हैं वो आपको बताने हैं। तो पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। या विद्युत तरंग या चुंबकीय तरंग, यानी कि विद्युत तरंग हो सकती हैं, वे चुंबकीय तरंग भी हो सकती है, के ज्या वक्र के अध्यारोपण से जो तरंगे प्राप्त होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ कोई ग्राफ है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है। मान लेते हैं ये विद्युत तरंगे हैं, ये आपकी चुंबकीय तरंगे। जब इनको इस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी कि देखिए ये विद्युत तरंगे को इस तरीके से जब ये पढ़ा जाता है और ऐसे ही चुंबकीय तरंगों को इस तरीके से पढ़ा जाता है, तो ये क्या बनाती हैं, ये ज्या वक्र बनाती हैं। तो इन्हीं वक्रों का जब अध्यारोपण किया जाता है तो उन्हीं अध्यारोपण से हमें तरंगे प्राप्त होती हैं। उन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सॉरी, इसमें क्या लग रहा है, इनके गुण। तो लिखिए मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार जब किसी विद्युत परिपथ में परिवर्तित विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो परावर्तित विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। लंबवत का मतलब जो ये रेखाएं दी गई ना आपको, एक्स एक्स और वाई एक्स, ये एक दूसरे की क्या है, लंबवत है। तो ये वो इसी में यही कह रहा है कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती हैं। इस स्थिति में परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। इन तरंगों को ही विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ये मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार है, ये हमारी अपनी डेफिनेशन है। तो आपको जो अच्छी लगे वो करें। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके गुण। तो गुण क्या है, गुण चेक कर लेते हैं। इसमें पहला गुण है विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कहने का मतलब है जो चुंबकीय तरंगे होती है उनका जो वेग होगा वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अब सेकंड पॉइंट, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तीसरा पॉइंट है इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। चौथा पॉइंट है इसमें इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात ये तरंगे अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ये किसी भी माध्यम पर डिपेंड नहीं होती। अगला पॉइंट है इन तरंगों में कोई आवेश नहीं पाया जाता। अर्थात जो आवेश होता है यानी कि क्यू, इलेक्ट्रॉन धनावेश या इलेक्ट्रॉन, या आपके क्या कहते हैं आवेश जो है दो तीन प्रकार, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या क्या होते हैं, ये इनमें नहीं पाया जाता। अगला है ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण के गुणों का प्रदर्शन करती हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके गुणों को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। तो विस्थापन धारा पहले पढ़ लेते हैं। वह धारा जो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं उसे विस्थापन धारा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन ई जीरो, और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो इस क्यू के स्थान पर क्यू अपॉन ए रख सकता हूँ, तो क्यू अपॉन ए नीचे आएगा और ई जीरो पहली है, तो ये बन जाएगा क्यू अपॉन ई जीरो इंटू ए। और ये ए है। अब यदि मैं क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो ये जो नीचे हैं ई और ए, यानी कि ई जीरो और ए, तो कहाँ पहुंचेंगे, गुणा में, यानी कि किसकी, ई की। तो ई जीरो ए इंटू क्या बन गया, ई। अब देखें टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो गया डी क्यू, बटे में आ जाएगा डी टी, यानी कि जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो बटे में रहता है। ये देखिए हमारा एक नियतांक है, नियतांक बाहर रहता है, डी अपॉन डी टी, और ई ए या ए ई लिख सकते हो। अब चूंकि आपको पता है ई ए बराबर क्या होता है, फाई ई, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फाई। तो ई ए के स्थान पर क्या रख सकते हैं, फाई। अब यही क्या बन जाएगा, आपका यही विस्थापन धारा का व्यंजक
प्राप्त हो जाएगा। तो विस्थापन धारा क्या है, इसकी परिभाषा समझिए। अब विस्थापन धारा का सूत्र हमने निगमन किया, तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब अगला देखते हैं, रेडियो तरंगे। तो अगला क्वेश्चन है रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे क्या होती है, पढ़ लेते हैं। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन आवेशित कणों के दोलन के कारण होता है। इनकी आवृत्ति जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है 3 × 10⁴ हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसके उपयोग क्या होते हैं, उपयोग भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी उपयोग 1 नंबर में बूझ लेता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। पहला उपयोग है रेडियो टेलीविजन प्रसारण, सेल फोन तथा वाईफाई में प्रयोग इसका किया जाता है, यानी कि किसका, रेडियो तरंगों का। अगला है नेविगेशन के लिए। अगला है रिमोट सेटिंग से सेंसिंग और रडार में वैज्ञानिक उद्देश्य से। तो आई होप समझ गए होंगे कितने इंपॉर्टेंट है। आसान है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, यह सूक्ष्म तरंगों या माइक्रो तरंगें क्या होती हैं, पहले पढ़ते हैं। तरंगों का उत्सर्जन निर्वाण नलियों के द्वारा किया जाता है। इनकी आवृत्ति 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। तो इसकी परिभाषा होगी। अब उपयोग देख लेते हैं। तो इसका पहला उपयोग है परमाणु तथा अणुओं की संरचना के अध्ययन में। सेकंड है इसका परमाणु तथा अणुओं की संरचना में। तीसरा है विमान संरचना तथा रडार प्रणाली में। तो इसके उपयोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगली हेडिंग क्या है, अब अगली हेडिंग है अवरक्त तरंगे। तो अवरक्त तरंगे क्या होती हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। अवरक्त तरंगे तत्व वस्तु तथा अणुओं से विकिरण के रूप में उत्पन्न होती हैं। इनकी आवृत्ति 6 × 10⁻10 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती हैं। तो इसकी ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। अब इनके उपयोग भी आपको पता हों। तो पहला उपयोग है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि आपके मेडिकल क्षेत्र में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगला है पौधशालाओं को गर्म करने में, यानी कि पौधशाला यानी कि जहाँ आपको नर्सरी, जहाँ आपको छोटे छोटे पौधे जो गर्माहट लेते हैं या जो ठंडे होते हैं, यानी कि वाता के अनुकूल, यदि मौसम गर्म है और पौधे आप वहाँ पालना चाह रहे हैं ठंडे के, तो उसमें उसके में ये काम आता है। अगला है मौसम की भविष्यवाणी में, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी करते हैं कि कब मौसम खराब होगा और कब कौन सी सिचुएशन कंडीशन बन सकती है। तो उसी की क्या करते हैं, ये हमें जानकारी देते हैं। अब अगला देख लेते हैं इसके उपयोग क्या है। अगला है धुंध में स्पष्ट देखने में, यानी कि जो कोहरा होता है उसको देखने में स्पष्ट करता है। अब ये तो होगी अवरक्त तरंगे। अब है दृश्य तरंगे। तो ये क्या होती हैं, पहले पढ़ते हैं। दृश्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इनकी आवृत्ति 4 × 10⁻14 से लेकर 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। तो आई होप समझ गए होंगे, यानी कि दृश्य तरंगे वे तरंगे हैं जिन्हें आंखों द्वारा देखा जा सकता है। इनकी आवृत्ति ये से ये तक होती है। समझ में आ गया। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। तो पहला इसका क्या उपयोग है, पहला उपयोग है पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जीव जंतुओं की खोज में, यानी कि जो नए नए जीव होते हैं उनको किस प्रकार से खोजा जाए, यानी कि जो समुद्र में पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, या ऐसे प्राणी जैसे जीव जो हमने आज तक नहीं खोजे, उनको खोजने के लिए किस कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है, दृश्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट उपयोग, इसका नेक्स्ट उपयोग है खानों की खोज में, यानी कि जो खाने होती हैं उनको खोजने में, और मनुष्य तथा जीव जंतुओं द्वारा वस्तुओं को देखने में, यानी कि मनुष्य के साथ साथ जो जीव जंतु हैं उनके द्वारा वस्तुओं को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है अणुओं की संरचना तथा परमाणुओं के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉन के प्रबंधन का पता लगाने में अदृश्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब अगली तरंगे हैं इसमें पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें क्या होती हैं, पढ़ लेते हैं। पराबैंगनी तरंगों का उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप तथा अधिक तत्व वस्तु द्वारा होता है। सूर्य इनके उत्सर्जन का एक प्रमुख उदाहरण है, यानी कि सूर्य से सबसे ज़्यादा ये पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती हैं। इनकी आवृत्ति जो होती है मेरे प्यारे बच्चों 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। देखिए उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उपयोग से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। तो चलिए पहले उपयोग देख लेते हैं। उपयोग में क्या है, ये लिख रहा है पहला नकली दस्तावेजों का पता लगाने में, चोरों से सुरक्षा में अलार्म के रूप में, अणुओं की संरचना ज्ञात करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में, जीवाणु वो जो हानिकारक होते हैं उनको नष्ट करने में हमें पराबैंगनी किरणें हेल्प करती हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट।
अगला है हमारा एक्स किरणें। तो एक्स किरणें क्या होती हैं पहले पढ़ लेते हैं। एक्स किरणें एक्स रे नली से उत्पन्न होती है, यानी कि एक्स किरणें जो होती हैं एक्स रे नली से वो उत्पन्न होती है। इनकी आवृत्ति 1 × 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10⁻19 हर्ट्ज तक होती है। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। तो उपयोग भी बहुत छोटे छोटे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है। अभियांत्रिकी के रूप में किया जाता है। धातु या विस्फोट पदार्थ का पता लगाने में इसका भी उपयोग किया जाता है। अब चलिए पढ़ लेते हैं गामा किरणें। गामा किरणें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसे एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेपर में वो चीज़ आ जाती है जो चीज़ आप पढ़ के नहीं जाते। समझ में आ गया? तो बहुत ईजी है, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। गामा किरणें, इसमें लिख रहा है गामा किरणें परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें हैं। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनकी आवृत्ति 3 × 10⁻हर्ट्ज से लेकर 5 × 10⁻25 हर्ट्ज तक होती है। इसके उपयोग देख लेते हैं। ये नाभिकीय अभिक्रिया उत्पन्न करने में। नंबर 2, कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में, यानी कि कैंसर कहाँ उसका पता लगाने में और उसके इलाज में, और ट्यूमर। अगला है परमाणु की संरचना ज्ञात करने में। अगला है जीवाणुओं को नष्ट करने में। तो आई होप आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था। जो जो इम्पोर्टेंट था वो लगभग मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर करा दिया है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ एक स्माइल के साथ साथ वीडियो लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स अपना एक ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ।